लौटूंगी आपके साथ। पंकज सिंगला जी, आप यूथ के भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे और आपने राष्ट्रीय टीम के साथ उस वक्त काम किया, तो आपने एक नई एक पहचान युवा मोर्चा को उस वक्त दी, संगठन को मजबूती के तौर पर। कैसा अनुभव रहा राष्ट्रीय टीम के साथ काम करने का, और क्या उस अनुभव से जो और युवा अध्यक्ष हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भाजपा का युवा मोर्चा है वो एक सीखने का मोर्चा होता है। हमारी स्टार्टिंग उसी से होती है। आज हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी, आपको खुशी होगी, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के बिहार के। और हमारे अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी हैं, मेरे को उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। एक उन्होंने नई चीज स्टार्ट की थी, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, यूथ विंग ने किया था कि जो साउथ के लोग थे वो नॉर्थ घूमे और जो नॉर्थ के लोग थे वो साउथ घूमे, ईस्ट घूमे। इस तरह इंटरचेंज था कि जितने भी बीजेवाईएम के, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है, वो सब आपस में प्रवास करें। हमारी टीम के कुछ लोग अरुणाचल गए, फरीदाबाद से। वो अरुणाचल में कभी एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था। जब वहाँ भाजपा सरकार आई तो वो दोनों चीज़ें वहाँ बनी। तो हमारे यहाँ के युवा मोर्चा को बताया गया, नॉर्थ इंडिया के, कि आपके यहाँ डेवलपमेंट है, पर नॉर्थ ईस्ट में जब डेवलपमेंट हुई, जब मोदी सरकार वहाँ पहुंची। ऐसी चीजें, हमें बहुत चीजें सीखने को मिली वहाँ पर तेजस्वी सूर्या जी से। पंकज जी, युवा टीम के साथ आपने काम किया है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी आप भाजपा के रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो जनता के जहन में भी आता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, पिछले 2 विधानसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो आपके परिवार से कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं और आप भाजपा उम्मीदवार जो भी रहे और आप उनके साथ खड़े नजर आए। तो पहला सवाल मेरा कि कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा और इसके पीछे कारण क्या रहा, क्योंकि एक ही परिवार से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के साथ आपका समर्थन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें जो पार्टी का काम मिला पूजा जी, वो बहुत ईमानदारी से किया। 2018 में हमने शुरुआत की भाजपा में, एक बिल्कुल संगठन में जब आए, पहले मंडल अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, फिर मैं जिलाध्यक्ष बना। पर जब मंडल अध्यक्ष बने हम तो 2019 में विधानसभा के चुनाव के में टिकट मिली नरेंद्र गुप्ता जी को, और मेरे सगे चाचा कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, पर हमने पूरी मजबूती से नरेंद्र गुप्ता जी का साथ दिया। जबकि वहाँ उनकी टिकट कटी थी विपुल जी की, तो कुछ कार्यकर्ता निराश थे, पर हमने हमेशा कमल का फूल देखा, पार्टी देखी, भारतीय जनता पार्टी देखी। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी कमल का फूल देगी, हम उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल महेश तिरखा जी से है। महेश जी, पहले देखा जाता था कि रोटरी में जो है पुरुष सहभागिता ज्यादा होती थी, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे, वो मैक्सिमम पुरुष होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्वरूप बदला हुआ नजर आया है। अब कई रोटरी क्लब्स ऐसे हैं जहां महिला प्रेसिडेंट है। ये किस तरह का चेंज रोटरी लेकर आया है और इसके पीछे विजन क्या रहा है रोटरी का? रोटरी का एक डिवीज़न है DEI, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन। उसको हम बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और अगले साल इस डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर भी एक लेडी आ रही हैं। और क्लब्स की बात की जाए तो फरीदाबाद ने अगेन इस चीज़ में लीड ली हुई है, तो यू हैव ए क्लब ऑफ फरीदाबाद ट्यूलिप्स ऑल्सो। और एज फार एज द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, मैं कैबिनेट मिनिस्टर विपुल जी का नाम जरूर लेना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक्टिव हैं और हमारी हर जगह पे जाके हेल्प करने की कोशिश करते हैं। साथ ही नागर साहब और वीरेंद्र मेहता जी यहाँ बैठे हैं और इनके क्लब के कुछ रोटेरियन बैठे हैं यहाँ। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग खड़े हो जाओ और प्लीज़ एक्नॉलेज देम, दे आर वन ऑफ द बेस्ट रोटेरियंस आई हैव एवर कम अक्रॉस। और थैंक यू सो मच सर। तो DEI के तहत इवन ट्रांसजेंडर तक का भी हमारे क्लब खुल चुके हैं, तो उस लेवल पे रोटरी एक बहुत ही मिल के काम कर रहा है। और मैं फिर बोलूँगा, गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है। इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने भी रोटरी को एड्रेस किया हुआ है, बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर ने एड्रेस किया हुआ है। तो उस लेवल पे रोटरी और गवर्नमेंट मिलके भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर की आपने बात करी, ये मुहिम 24-25 में शुरू करी, मैंने ही करी, और वीरेंद्र मेहता जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत आगे लिया। 35,000 लोग, बच्चियों को 9 से 14 साल की जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हमने ऑल इंडिया लेवल पे जाके उनका वैक्सीनेशन किया। फिर कुछ NGOs हैं जो एंटाई दिस मेडिसिन है, उन्होंने केस वेस डाल दिया, तो ये मुहिम स्लो हो गई। बट एम्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ की जो वर्ल्ड रिनोन्ड रिसर्चिस्ट डॉक्टर बाथला हैं,
वो इसके ऊपर सर्वाइकल कैंसर पे बहुत सपोर्ट करती हैं हमारा। आई थिंक मैं अभी वीरेंद्र मेहता जी से यही बात कर रहा था कि इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं। तो वो हमें लगता है कि एक वो अगर इंडिया ने विकसित होना है और इंडिया ने हेल्दी होना है तो सर्वाइकल कैंसर जैसी एक चीज़ को हम अगर उठा दें इस दुनिया से, इस डिस्ट्रिक्ट से पहले और पूरे इंडिया से, तो एक बहुत बड़ा काम होएगा। बिल्कुल। और देखिए, सर्विकल कैंसर को लेकर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि पीएम मोदी ने भी संकल्प लिया है कि सर्विकल कैंसर को लेकर जो भी सकारात्मक कदम उठाए जाएं वो उठाए जाने चाहिए। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे है, किसी भी सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन और सत्ता में किस तरह का समन्वय है। भाजपा के सिपाही, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता होने के नाते किस तरह से देखते हैं, क्या सत्ता और संगठन में पूरा सामंजस्य बिठा पाई है भाजपा? आपको पूजा जी पता होगा कि भाजपा में अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज है। चाहे सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, और आप देखते हैं भाजपा में संगठन कभी खाली एक सेकंड नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ कार्य संगठन को मिलते रहते हैं और वो लगातार लोगों की सेवा में लगा रहता है। सरकार अपना कार्य कर रही है, आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जब जिला अध्यक्ष था तो मुझे मौका मिला तो मैंने दो चीज़ नहीं करी थी। एक तो कि पहली बार बीजेवाईएम हमारा जो है मोर्चा, उसकी वेबसाइट बनाई थी मैंने फरीदाबाद की, जिसमें आपके मेरे जो संगठन की जो आपने बात करी तो मेरे पन्ना प्रमुख तक, जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम तक के आप नाम फोन नंबर कोई भी ले सकता था, उसको बस उसको डालना था बीजेवाईएम फरीदाबाद। इसी तरह हम बहुत, हमारे संगठन में बहुत मुहिम चलती रहती है और भाजपा का संगठन अपना अलग बिल्कुल कार्य करता रहता है, पर सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। बिल्कुल महेश जी, मेरा सवाल एक आपसे है, क्योंकि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 जिसमें एनसीआर के जिले आते हैं और एनसीआर पर एक दाग रहता है हमेशा, ग्रेप सिस्टम भी लागू होता है, वो है पॉल्यूशन का, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़ी जरूरत है। सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है, जन भागीदारी भी है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से पोलियो मुक्त भारत की दिशा में काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया रोटरी ने, कि इसे भी एक मिशन के तौर पर करें तो शायद फरीदाबाद सहित जो एनसीआर के जिले हैं जिनके माथे पर ये दाग है, वो दाग जो है पूरी तरह से धुल जाए। तो इसको लेकर क्या कोई ठोस नीति रोटरी द्वारा बनाई जा रही है? रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 में फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली आता है। पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा जोर है और सबसे बड़ी बात होती है कि हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट। अगेन मैं विपुल जी की बात करूँगा, और अभी भी उन्होंने पिछली किसी हमारे रोटरी की मीटिंग में ही बोला था कि ही इज़ कमिटेड टू गेट फरीदाबाद आउट ऑफ दिस जंक। तो उसमें एक एक्सप्रेस वे पे, और हमने आज भी मैं लिस्ट लेके आया हूँ, मेरे पास CSR कंपनीज हैं जो एटलीस्ट ट्री प्लांटेशन वगैरह में काम करना चाहती हैं। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, जितनी भी पर्यावरण की प्रॉब्लम है यहाँ फरीदाबाद में या इंडिया में, उसमें अगर कोई दोषी है तो वो हम लोग हैं, क्योंकि हमने जैसे प्लास्टिक को सब जगह फेंका हुआ है और जो इस चीज़ को हम बिल्कुल अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते। आई डोंट थिंक एनी गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग अबाउट इट जब तक हम अपना माइंडसेट ठीक नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा है। उस जो रोटरी का एक प्रोग्राम है प्लास्टिक वॉरियर्स का, उसमें हमने हर स्कूल में बिन्स लगाए हैं, बच्चे प्लास्टिक उसमें डालते हैं। मगर आज भी आप सड़कों पे कहीं भी चले जाओ आपको ये फिल्थ जरूर दिखेगा। गाय की हम बात करते हैं कि 5 टन उसके पेट में से, 5 किलो उसके पेट में से निकला, 20 किलो उसके पेट में से निकला। तो मेरी अपील तो अब सब जनों से है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलेगी, इसमें हमारा अपना माइंडसेट को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। हमने अपने टाइम पे 10 लाख क्लॉथ बैग्स बांटे थे और उनको बोला ये था हमने कि आप ऐसे मत बांट दीजिए, आप छोटे छोटे वेंडर्स के पास जाइए, कभी भी आप उसके पास सब्जी लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, वो आपको एक पन्नी देता है, पन्नी में सामान डाल दो। हम घर से कुछ पन्नी नहीं लेके जाते। तो हमने सबको मुहिम में ये डाला था कि आप 200 थैले दीजिए, दान कीजिए या कैसे भी करिए, उससे 200 पन्नी उठा लीजिए और उसको रोटरी को दे दीजिए, हम उसका फर्नीचर वगैरह में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा, अपने आप के माइंडसेट को तो ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, जन भागीदारी के साथ किसी भी बदलाव के लिए जरूरी है कि शुरुआत खुद से की जाए।
पंकज जी, जिस पॉलिटिक्स को युवा कुछ समय तक कुछ साल पहले तक डर्टी पॉलिटिक्स कहते थे, आज वही युवा पॉलिटिक्स में बड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये किस तरह का परिवर्तन मानते हैं? और आने वाले समय में जिस तरह से भाजपा की नीति चल रही है, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से युवाओं को आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है, कैसा देखते हैं युवा भारत का भविष्य? पूजा जी, आप जैसे देखेंगे ना कि अब युवा को लगेगा कि उनके लिए कुछ हो रहा है। जैसे कि पहले आपने फरीदाबाद में राजनीति देखी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि पहले वो आए, फिर उनके बच्चे आए, फिर उनके बच्चे आए। ये भाजपा ने बिल्कुल अलग कर दिया। भाजपा ने ये करा कि जो योग्य है, जो भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता है। अभी आपने देखा है कि बिहार में जो नितिन नवीन जी ने जो सीट खाली करी, माननीय अध्यक्ष जी ने, उस पर उपचुनाव जो हो रहा है, उस पर मंडल अध्यक्ष को टिकट मिली है विधायक की, ठीक है। तो और वो 31 वर्ष के हैं। तो युवाओं को भागीदारी भाजपा में सबसे ज्यादा मिल रही है। आपने देखा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था मंच पे कि मैं आने वाले समय में 25 साल से और 40 साल तक युवाओं को 70% लाऊंगा राजनीति में, 70%। उसका हमें देखने को मिला परिणाम। जब उन्होंने बोला, जब वो बोलते हैं ना, तो समझ जाओ कि वो साल भर के अंदर उसको पूरा कर देंगे। 6 महीने के अंदर ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा हुई, जिनकी सबसे यंग राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज तक के भाजपा के। तो इसलिए युवा चाहते हैं, और युवा भाजपा में ही आगे आपको दिखेगा कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहा है और भाजपा की तरफ आकर्षित है, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति है और आप लोगों को मौका मिलता है। चाहे आपके घर में कोई राजनीति कर रहा था या नहीं है, फिर भी आपको मौका मिलेगा अगर आप कार्य करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि भाजपा बरगला रही है, युवाओं को पथ भ्रमित कर रही है। नहीं, आपने ये देखा होगा कि जो हमारी जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब हरियाणा में, जब हमारी मनोहर सरकार आए, जब हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, तो वही पारदर्शी लाए। पहले पर्ची खर्ची चलती थी तो क्लियर सबको पता था, छोटे बच्चे को भी पता था कि भाई तेरे खेत बिकेंगे तो जब तेरा बेटा नौकरी लगेगा। तो आज तो ये चीजें नहीं है। आज तो लिस्ट आती है, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, उसके बाद 24 घंटे में लिस्ट घोषणा हो जाती है कि वो क्लर्क लग गया, वो एसडीओ लग गया, वो एसडीएम लग गया, वो एससीएस लग गया। ये पहले हुआ करता था क्या? कुछ भी नहीं था। वो अपना घर बेचता था, वो चीजें बेचता था, अपने खेत बेचता था, जब उसकी सरकारी नौकरी लगा करती थी, रेट लगा करते थे विधायकों के यहाँ। बिल्कुल महेश जी, मेरा सवाल, क्योंकि युवाओं की हम बात कर रहे हैं, रोटरी ने युवाओं को भी समाज सेवा के प्रति प्रेरित करने के लिए रोटरी क्लब शुरू किए। क्या भागीदारी है समाज सेवा में युवाओं की? क्या वो केवल दिखाने के लिए है या धरातल पर युवा जो है वो सेवा के कार्य कर रहे हैं? जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम रोटरैक्ट बोलते हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरैक्ट बोलते हैं। अगर दिखाने की बात होती तो उनका कंट्रीब्यूशन जो पर्यावरण में भी, जो हर स्कूल में रखे हुए हैं हमने बॉक्सेस, वहीं से वो ट्रेंड है, घर घर से अपने उठा के लाते हैं प्लास्टिक्स। तो इसमें कोई शो केस नहीं है। और अगर मैं रोटरैक्टर्स की बात करूं, जो कॉलेज वाले लोग हैं या 35 साल से नीचे के लोग हैं, वो जितना काम करते हैं हम शायद रोटेरियंस भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात उसमें उनमें ये है कि उनको इस छोटी एज में एक समाज सेवा की आदत पड़ गई है, जिसमें रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये आगे बन के रोटेरियंस बने ना बने, मगर उनके दिल में वो तय हो जाता है कि दे हैड टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो इसमें अगर हम रोटरैक्टर्स, आपने मेरे टेन्योर के प्रोजेक्ट्स की भी बात की, सोची हमने, अगर प्रेसिडेंट्स ने हमें रिपोर्ट ठीक किया है तो 167 करोड़ के प्रोजेक्ट एक ही साल में हुए, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। हमारी 44 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में, अगर उसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो हम 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की सहायता से और अपने लोगों, इट्स सेल्फ फंडिंग, इसमें 4000 करोड़ में सारा फंडिंग लोगों का ही है। और रोटरैक्टर्स अब मूवमेंट बहुत अच्छा बनता जा रहा है, स्पेशली वो आईटी सेवी हैं, डिजिटल सेवी हैं, वो उनमें वो पब्लिक इमेज में इतना हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई भी शोकेस नहीं है, वो एक फ्यूचर है रोटरी का, और फ्यूचर है अगली जनरेशन्स के लिए काम करने का। बिल्कुल, युवा जो है देश का भविष्य है, और समाज सेवा में यदि युवा कुछ करने की ठान ले तो समाज में बदलाव पूरी तरह से संभव है। पंकज जी, आपने विप्लव देव जी के साथ पश्चिम बंगाल में काम किया, धरातल पर काम किया, और एक युग का वहां पर अंत हुआ है। तो कैसा माहौल वहां पर रहा, क्योंकि आप ग्राउंड पर थे और आप काफी समय वहां पर लगाकर आए। ये बीजेपी का क्या जादू चला वहां पर कि जो बिल्कुल असंभव माना जा रहा था, आखिर मोदी जी ने वो संभव कर डाला? अब तो हमारी सरकार आ गई, हम वहाँ जीत गए, बहुत अच्छे मार्जिन से जीते।
पर मैं आपको जैसे ग्राउंड की वहाँ रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। जैसे पूजा जी, हम यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, जैसे हम कांग्रेस से कोई लड़ा, हमारी पार्टी बीजेपी से है, तो हम जब बूथ में इकट्ठे बैठते हैं, कोई चौटाला से इनेलो पार्टी से लड़ रहा है, कोई आप पार्टी से लड़ रहा है, तो चारों जब हमारे कैंडिडेट लड़ते हैं तो बूथ एजेंट होते हैं, वो आपस में, जो बूथ एजेंट होते हैं वो आपस में जानते हैं, क्योंकि वो एक ही मोहल्ले के लोग होते हैं। तो अगर किसी का खाना लेट आता है तो हम बीजेपी वाले, हम आप पार्टी वाले को अपना खाना दे देते हैं कि भाई इसका लेट आ रहा है, इसको खाना खिला लो, या वो हमें कर लेता है कांग्रेस। वहाँ पर क्या होता था कि जो भाजपा पार्टी थी ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा जाता था बूथों पे। और जब हमारी जो लोग काउंटिंग में जाते थे ना, तो मेरे को एक कार्यकर्ता बेचारा अपने रो के बता रहा था कि भाई साहब, पिछली बार मैं वहाँ लोकसभा में 2024 में काउंटिंग में बैठा था, तो उन्होंने पिन, जो ऑल पिन लेके काउंटिंग चल रही है और उसके यहाँ स्टेप करे जा रहा था बार बार, कह रहा मैं ब्लड पूरा मेरे ब्लड हो गया, मेरा पूरा पैर उसने वो कर दिया छलनी, और फिर भी मैं काउंटिंग इसलिए करते थे कि वो यहाँ काउंटिंग से भाग जाए और वो गड़बड़ी कर सकें। इतना बुरा हाल था कि वहाँ जो भी पता लग, मैं टॉलीगंज विधानसभा में था, तो वहाँ पर जो हमने पिछली बार जो इलेक्शन लड़ा था, पार्टी से कैंडिडेट थे 2019 में, जिसने उनको अपना इलेक्शन के लिए कार्यालय दिया, वो कार्यालय ही तोड़ दिया। इतना वहाँ अत्याचार था, कार्यालय तोड़ दिया। अब क्या, हमें बड़ी मुश्किल से कार्यालय नहीं मिल रहा था, वो हाथ जोड़ रहे थे लोग। तो लोगों में ये गुस्सा था कि उन्होंने 2021 में किया और 2024 के लोकसभा चुनावों में किया, तो लोगों में गुस्सा था कि अब के इन दोनों को, ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को, इनको यहाँ से हटाना है। और वहाँ लोग अभिषेक बनर्जी से तो बहुत गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा। और आप देख भी रहे हैं, अब आपने सुना है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई मारपीट हो रही है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अगर लोग अपना विरोध कर रहे हैं तो उन पे अंडे फेंक के विरोध कर रहे हैं, ना कि लाठी बजा के विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करके लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में अपनी जगह मजबूत करती जा रही है। और जो पंकज सिंगला जी और महेश तिर्का जी जो सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, हमने सुना कि रोटरी किस तरह से सेवा के काम करती आई है और आने वाले समय में रोटरी का सेवा का क्या विजन है, और आपने चर्चा की हमसे। ओवर टू यू। मैं रोटरी के बारे में एक लाइन और बोलूँगा। एट दिस मोमेंट, लास्ट ईयर के हमारा जून तक का सत्र होता है, जो वर्ल्ड में गिवर कंट्री बनी है वो अब इंडिया बन चुकी है, और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्लब वो मुंबई से है, जिसने लास्ट ईयर $10 मिलियन का योगदान दिया है अपने पर्सनल उसमें से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने विचार हमसे साझा किए। बहुत धन्यवाद मुझे आपका। और दोनों खास मेहमानों का मैं दोनों से आग्रह करूंगा, प्लीज मंच पर रहें। और इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान जी, आप प्लीज मंच पर आएं, और इनपुट एडिटर दीपक शर्मा जी, आप भी प्लीज मंच पर आएं। दोनों हमारे खास मेहमानों का मोमेंटो देकर सम्मानित करें उन्हें। और चूंकि देखिए रोटरी क्लब किस तरीके से काम कर रहा है, ये महेश तिर्का जी ने अपने वक्तव्य में बताया, और साथ ही पंकज सिंगला जी ने भी राजनीति के अपने अनुभव को साझा किया। और मैं निवेदन करूंगा सारी हमारी रोटरी टीम को भी, प्लीज आप लोग भी मंच पर आएं। प्लीज आप सभी लोग मंच पर आएं जिन लोगों का योगदान है। और बीच में जैसा कि महेश तिर्का जी ने सबका नाम लेकर सबको इंगित भी किया था, और साथ ही बताया था कि किस तरीके से पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, और साथ ही किस तरह आगे और संभावना है उनको लेकर भी बातचीत हुई इस मंच के माध्यम से। और यही कोशिश हमारी रहती है कि हम इस तरह के आयोजनों के जरिए किस तरह प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए काम चल रहा है, उस पर बातचीत करें, उसको समझें। तो जोरदार तालियां हमारे सभी खास मेहमानों के लिए जो इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम जनता की तरक्की के लिए, प्रदेश के विकास को लेकर ये लोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ मोमेंटो नहीं है, बल्कि ये एक प्रोत्साहन के तौर पर हम सम्मानित हमारे खास मेहमानों को इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त के लिए उन्हें और मजबूती मिले, और इसी तरीके से वो काम करते रहें ताकि बेहतर अपने अपने क्षेत्र में और कर पाएं। और इंडिया न्यूज़ का ये फरीदाबाद समिट 2026, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रदेश की तरक्की के लिए, जनता के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए। और हर एक सेशन बेहद खास रहा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं को हमने उठाया, और साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला भी चलता रहा। और इंडिया न्यूज़ का ये जो मंच है, इंडिया न्यूज़ का ये जो फरीदाबाद समिट 2026 है,
ये बेहद आज खास रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो संभावनाएं विकास को लेकर हैं वो भी पूरी हों। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए।